हेलो एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है इसकी बेसिक चीज़ें थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद जहाँ से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जिन एरियाज से, तो उन पे थोड़ी सी बात करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसका ये ब्रेकअप जो है ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। पता होगा आपको कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है हमारी लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन करने के लिए सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, राइट। और वो दो तरह का होता है, एक में चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और दूसरे में चीज़ें बन जाती हैं जिसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस में आपने देखा कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है वो आपस में मिल के शुगर बनाते हैं, जो कि अ बिट कम्प्लेक्स है देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जब ऐसी कोई प्रोसेस होगी जिसमें एक सब्सटेंस बन जाता है, एक प्रोडक्टिव सब्सटेंस ऑफ कोर्स वो बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, राइट। तो आज की जो ये प्रोसेस है दिस बेसिकली कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक इन द सेंस जो फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना हुआ है और वो फूड प्लांट्स ने तैयार किया, मैन्युफैक्चर किया, और उसके बाद एनिमल्स जो रिलाई करते हैं फूड नीड सेटिस्फाई करने के लिए प्लांट्स पे, वहाँ से उस फूड को कैप्चर करते हैं, हासिल करते हैं। तो वही फूड वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो उसको स्टेप वाइज उससे हार्नेस की जाती है एनर्जी, यानी स्टेप वाइज उसका ब्रेक डाउन होता है। और वो स्टेप वाइज ब्रेक डाउन के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करे, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होती है इन्वायरमेंट के साथ, इस ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये रेस्पिरेशन बन जाता है, ठीक है जी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, रीज़न है क्यों रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स में होती है। रीज़न सिंपल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। दुनिया में कुछ रहे ना रहे, लेकिन एनर्जी की जो ये दौड़ धूप है ये हमेशा रहेगी, क्योंकि ये हमारी जो यूनिवर्स है उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, मैटर और दूसरा कंपोनेंट एनर्जी आता है, ठीक है। तो यानी ये यूनिवर्स की जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक जो यूनिवर्स को बनाती हैं, तो उनमें ये एनर्जी एक चीज़ है, एक कंपोनेंट है। तो हर ऑर्गेनिज्म इस दौड़ धूप में, इस रेस में रहता है कि वो डिफरेंट सोर्सेज को इस्तेमाल करे और अपनी एनर्जी नीड्स जो है उनको पूरा करे। और हमारा फूड कैप्चर करना, फूड हासिल करना जो है ना, वो भी इसी का एक इफेक्ट है। हम फूड हासिल करते हैं, रीज़न होता है हम अपनी एनर्जी नीड्स जो है वो पूरी करें, ठीक। तो पहला पॉइंट, रेस्पिरेशन इट्स अ मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फूड होता है, उसका स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है। ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ कोर्स, यानी ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसमें, और वहाँ से फिर जो है आपको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को किसी टाइम तक स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप याद रखेंगे। देखिए इसमें यूनिवर्स में, इसमें अर्थ पे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वी हैव नियर अबाउट 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जिस तरह से उनको अपनी फूड नीड्स पूरी करने के लिए डिफरेंट वेज वो अपनाते हैं, ठीक उसी तरह से अपनी एनर्जी नीड्स जो हैं उसके लिए वो डिफरेंट ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिंपलर लाइफ फॉर्म्स देखेंगे जिसमें जैसे यूग्लिना आएगा, ठीक है, जो एक प्रोटिस्ट है, कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, या हमारे पास अमोबा है, हमारे पास पैरामीशियम है, दीज आर द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स, ठीक। तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, उस चीज़ के लिए जनरल बॉडी सरफेस इस्तेमाल होती है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, या थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो आपको सिंपली बोलना है इट इज जनरल बॉडी सरफेस, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, तो दुनिया में इंसेक्ट्स की बहुत ज्यादा तादाद है। जो एनिमल किंगडम है इसमें नियर अबाउट 60% इंसेक्ट्स हैं, एनिमल किंगडम।
जिसमें आपको इनवर्टिब्रेट्स आएंगे, वर्टिब्रेट्स आएंगे, इन सबको मिला के यू हैव गॉट 60% प्रपोर्शन जो इसमें है वो इंसेक्ट्स की है। अब ये इंसेक्ट्स अपनी ये एनर्जी नीड्स या ये गैशियस एक्सचेंज जो है किस तरह से पूरा करते हैं? इट इज़ बाय मीन्स ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में से आपको किसी का एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, ठीक है ना। तो इनके बारे में ये एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जी इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, तो आप लिख सकते हैं ट्रैकिया। एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल्स सिंपली वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जिनका हैबिटेट पानी है, वाटर है। तो वो एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनमें स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और उनका हम बोलते हैं गिल्स, ठीक है। और ये गिल प्लेट्स के बने हुए होते हैं जो इनका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन की हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्लांट्स जो है जितने इंपॉर्टेंट इस बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। एक इकोलॉजिकल, एक स्टेबल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है और उस रेस्पिरेशन को हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन, राइट। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स या जो पार्ट्स प्लांट बॉडी के रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो है स्टोमेटा, या जिसको आप स्टोम्स बोलते हैं सिंगुलर, और है लेंटिसिल्स। स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, टिनी पोर्स होते हैं ये, जिनके जरिए से ये गैशियस एक्सचेंज होता है, और लेंटिसिल्स होते हैं बार्क ऑफ द प्लांट बॉडी, स्टेम ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इनके जरिए से प्लांट्स जो है वो रिस्पायर करते हैं। अच्छा जी, ह्यूमन बींग्स, एम्फीबियंस और बर्ड्स। ह्यूमन बींग्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। एम्फीबियंस होते हैं वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिनका जो लाइफ साइकिल है वो लैंड पे भी होता है और वाटर में भी होता है। जैसे आपके पास है फ्रॉग, रेना टिग्रीना फ्रॉग है आपके पास, फ्रॉग एम्फीबियन है। और ये एम्फीबियंस में, ह्यूमन बींग्स में और बर्ड्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज लंग्स, ठीक। लंग्स होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स होता है हम में भी। और लंग्स के अंदर पता होगा आपको मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं, जो एक्चुअली जहां पर ये गैशियस एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच। एल्वियोलाई आर द पार्ट्स ऑफ लंग्स, ठीक है जी। तो यहां पर एक और चीज भी आप याद रखना, गिल्स जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेफिनेटली होते हैं, लेकिन एक एक्वेटिक एनिमल व्हेल, ठीक है, व्हेल जो है इसमें होता है लंग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देन अब सेलुलर रेस्पिरेशन पे आते हैं, जहां पर एक्चुअली जो ये एनर्जी है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनल जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं इसका दे दूं। ऑर्गेनल किसको हम बोलते हैं? देखिए, हम वी आर एज इंडिविजुअल वी आर बैग्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हम लाइफ को कैरी करते हैं और हमारी बॉडी में हमारा बाजू लिविंग है, हमारी लेग लिविंग है, तो ये इनको हम बोलते हैं ऑर्गन्स। अब अगर इसी चीज़ को, इसी लाइफ को हम स्मॉलर लेवल पे, फाइनर लेवल पे या डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वहां पर जो बेसिक यूनिट है दैट इज सेल। बेसिक यूनिट जो है दैट इज सेल। उस सेल के अंदर भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल। जैसे कल आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी, थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल, राइट। अच्छा, तो यहां पर रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनल काम करता है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम बोलते हैं एनर्जी हाउस भी, ठीक है। जैसे आपके बैंक में होता है मनी का ट्रांजैक्शन, ठीक उसी तरह से एनर्जी का ट्रांजैक्शन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, एक और चीज से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि टेक्निकली ये चीज दुरुस्त नहीं है कि हम एटीपी को बोलें कि इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, मे बी इट इज ऑस्क्ड, ठीक है। रफली टर्म्स में पूछा जाए तो आप लिखना कि एनर्जी करेंसी एटीपी है। ये बात अलग है कि टेक्निकली इट्स नॉट एनर्जी करेंसी, क्योंकि विद इन अ मिनट ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट्स कंज्यूम्ड। ATP within a minute of its formation it is consumed. It stands for adenosine triphosphate, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, राइट।
यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो जो है उसका जब स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी के लिए, एनर्जी को वहाँ से हासिल करने के लिए, हार्नेस करने के लिए जब वो प्रोसेस होती है, अल्टीमेटली जो एनर्जी निकलती है ना, उसको पुराने लिटरेचर के हिसाब से एटीएम में स्टोर किया जाता है। लेकिन आज ये बात नहीं मानी जाती है, स्टोर नहीं किया जा सकता एक ऐसी चीज़ में जो 1 मिनट ऑफ इट्स फॉर्मेशन में कंज्यूम किया जाए। तो ये एनर्जी ग्रुप ट्रांसफ़र में काम आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि एल्वियोली जो पार्ट्स ऑफ लंग्स होते हैं, पार्ट्स क्या, दिस आर द माइन्यूट स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट, एयर सैक्स आप बोल सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स। और यहाँ इन एल्वियोलाई के और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब मसला यह है कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करता है वहाँ तक, ठीक है ना। तो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, दीज रेस्पिरेटरी गैसेस, इट्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन जो है, इसमें आयरन एक मेटलिक आयन होता है, मेटल होता है, आयरन इज अ मेटल, तो ये इसमें होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी किसी को वो डिजीज़ होती है एनीमिया, हम बोलते हैं इसमें आयरन की कमी है। एक्चुअली उसकी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है, वो कम होता है। तो आप यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। एक और चीज़, कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपने सेकेंडरी क्लासेस में भी अंडरस्टैंड की होगी ये टर्म, और ये नॉर्मली हर फील्ड ऑफ स्टडी में पूछी जाती है, सबको इसका थोड़ा सा नॉलेज होता ही है। कैलोरीफिक वैल्यू होता है आपके पास कोई फ्यूल हो या फूड हो, ठीक है। हमारा फूड भी हमारे लिए फ्यूल ही है, ठीक। एक जो फूड आपके लिए है, इस फूड को बर्न करने के बाद या इसको केमिकल प्रोसेस में सब्जेक्ट करने के बाद 1 ग्राम इसका आपको कितनी एनर्जी देता है, वो कैलोरीफिक वैल्यू होता है। यानी कितना एनर्जी प्रोडक्शन होता है 1 ग्राम का, ठीक, दैट्स कैलोरीफिक वैल्यू। और हमारे पास 3 मेन फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको फैट देता है, कितनी देता है, 9.4 किलो कैलोरीज। उसके बाद देता है 5.6 प्रोटीन, उसके बाद देता है 4 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट। किलो कैलोरी होता है यूनिट ऑफ दिस कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन 2 तरीके की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है, और एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होती है। अब देखिए फ़र्क कितना पड़ता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट मकसद हमारा ये होता है एटीपी, ये करेंसी प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपीज बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से, मैंने एक एमसीक्यू देखा था, वहाँ पर मैंने देखा कि बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी टाइम्स इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनाएरोबिक। तो याद रखना, इट्स 19 टाइम्स, 19 टाइम्स। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। थोड़ी सी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है। अच्छा, उसके बाद ये एनिमल्स और जो भी ऑर्गेनिजम्स है, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन है, कहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, एंड देन ऑर्गेनल ऑफ रेस्पिरेशन, ये एनर्जी ग्रुप ट्रांसफर में कौन सी चीज़ काम आती है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटेलिक आयन है, कैलोरीफिक वैल्यू फूड्स का किस प्रकार से है, और एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एफिशिएंसी के हिसाब से एक दूसरे से कितनी ज़्यादा टाइम्स एफिशिएंट है, ठीक है जी। तो आई होप आपके लिए ये जो है, ये मटेरियल, ये आपको फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, और आपको लग रहा है कि इसमें किसी चीज़ का एडिशन या किसी चीज़ का डिलीशन की ज़रूरत है टॉपिक्स में, तो आप मुझे बता सकते हैं फ्रैंकली, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, ठीक है ना। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।